तो आज हम फिर से एक्टिव और पैसिव के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ नोट करेंगे, एक वर्ड होता है द मेन, प्रमुख। क्या होता है? मेन मीन्स क्या होता है? प्रमुख। द चीफ, प्रमुख। द सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब भी क्या होता है? प्रमुख। और द प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब भी क्या होता है? प्रमुख। द की, प्रमुख। अपन ने कहा था की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो एक बात तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जिस भी वर्ड का अर्थ प्रमुख या प्रधान होता है उससे पहले किसका यूज होता है? द प्राइम। द प्राइम, प्राइम का मतलब भी क्या होता है? प्रमुख। द डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब भी होता है स्पेशल यानी महत्वपूर्ण, विशेष। एक तो इनसे पहले द का यूज होता है। द मेन, द चीफ, द सैलिएंट, द प्रोमिनेंट, द की, द प्राइम, द डिस्टिंग्विश्ड। प्रमुख, महत्वपूर्ण। ये वर्ड लिख लेंगे पहले आप। दूसरा वर्ड हम नोट करेंगे, हाँ, फीचर, FEATURE। फीचर मीन्स क्या होता है? विशेषता। और इसी को हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। देखो स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, पहले तो करेक्टर की स्पेलिंग याद करोगे आप, CHARACTER। क्या हो गया? करेक्टर। इसमें अपन ने आई और जोड़ दिया, करेक्टरी। और स्टिक की क्या होती है? STIC, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, STICS। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? विशेषता। देखो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी लिख पा रहा हूं कि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेज की फीचर्स क्या होती है और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेज की प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होती है। ठीक है, लिख लिया सभी ने यहाँ तक? द मेन, द चीफ, द सैलिएंट, द प्रोमिनेंट, द की, द प्राइम, द डिस्टिंग्विश्ड। इंग्लिश में आप रट नहीं सकते किसी चीज को। की का मतलब कुंजी भी होता है, की का मतलब चाबी भी होता है। मैंने कहा हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, यानी कठिन मेहनत सफलता की मूल कुंजी है। और की फीचर्स, द की फीचर्स तो प्रमुख विशेषता है। द की एक्यूज्ड, मुख्य आरोपी। ठीक है, तो सेंटेंस के अनुसार तो अब आप हेडिंग में लिख लेंगे, ये आएंगे नहीं एग्जाम में, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। द prominent features, the prominent features, प्रमुख विशेषताएं ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की प्रमुख विशेषताएं। मेरा मकसद है धीरे धीरे इवेंचुअली आपको हर हिंदी वर्ड के लिए क्या सिखा दूं? इंग्लिश। तो अपन ने लिख दिया द प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब प्रमुख, फीचर्स मीन्स विशेषताएं, स्पेशलिटीज ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की प्रमुख विशेषताएं। तो हम एक नंबर पे लिखेंगे एक फर्स्ट पॉइंट, लिखिए जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश, जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनी हुई होती है, जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनी हुई होती है।
क्या लिखोगे आप? जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनी हुई होती है उन सेंटेंसेज के अंतर्गत वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है वह कार्य करता है। वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है वह कार्य करता है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाया कि जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश किस में बनी हुई होती है, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत बनी हुई होती है, उनके अंतर्गत वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है वो क्या होता है? कार्य करता है। क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। सब्जेक्ट यहां पर क्या होगा? तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है? एक्टिव वॉइस। ठीक है। सेकंड पॉइंट, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज, फिर मैं क्लियर करूंगा इसको। हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत कार्य करने वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत कार्य करने वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत कार्य करने वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है कि इंग्लिश हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। और एक्टिव वॉइस को ही क्या बोला जाता है? टेंस। हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज, ठीक है, जिनके अंतर्गत क्या दे रखा है? कार्य करने वाला सब्जेक्ट दे रखा है, उनकी इंग्लिश हमें किस में बनानी है? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस। एक स्पेशल नोट डाल लें, यदि किसी हिंदी वाक्य में, यदि किसी हिंदी वाक्य में कार्य करने वाला सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यदि किसी हिंदी वाक्य में कार्य करने वाला सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत कार्य करने वाला सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम इंग्लिश कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं। करेंगे इस बात को भी क्लियर। यानी अगर किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत कार्य करने वाला सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम इंग्लिश किस में नहीं बना सकते हैं? एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अब आप लिख लेंगे हेडिंग में द प्रोमिनेंट फीचर्स या द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रोमिनेंट या की ठीक है, या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTER, पहले तो कैरेक्टर की याद करोगे, फिर इसमें आई जोड़ोगे, STICS, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव वॉइस।
ये पूछे नहीं जाएंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से आपको इंग्लिश में शुरुआत करता हूँ, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। द प्रोमिनेंट, द की कैरेक्टरिस्टिक्स, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की प्रमुख विशेषता है। फर्स्ट पॉइंट पे लिख लें आप, क्योंकि आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे, मैं भी आपको पैसेज पढ़ाऊंगा, क्लॉट टेस्ट पढ़ाऊंगा, न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब ओवरऑल इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे, तो वहां पर आपको दो तरह की लैंग्वेज जनरली देखने को मिलेगी। न्यूज़पेपर के अंदर तो सबसे ज़्यादा पैसिव वॉइस में देखने को मिलती है, ठीक है। और लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ राजस्थान में जनरली सिंपल सेंटेंस को फॉलो करते हैं, इसलिए न तो हम अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं, न हम किसी टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक आपका जितना अच्छा होगा, फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी, इंग्लिश उतनी आपकी अच्छी मजबूत होगी, ठीक है। तो अब आप इसमें, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पैसिव वॉइस की क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक नंबर पे लिख ले, परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो लिखें, इंग्लिश के वे सभी सेंटेंसेज, इंग्लिश के वे सभी सेंटेंसेज, इंग्लिश के वे सभी सेंटेंसेज जो कि पैसिव वॉइस में होते हैं, इंग्लिश के अंतर्गत या इंग्लिश में वे सभी सेंटेंसेज जो कि पैसिव वॉइस में होते हैं के अंतर्गत कभी भी सब्जेक्ट काम नहीं करता है। यानी इंग्लिश के वे सभी सेंटेंसेज जो कि किस में होते हैं, पैसिव वॉइस में होते हैं, के अंतर्गत कभी भी सब्जेक्ट काम नहीं करता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और यहां पर सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव हो जाता है, इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है, पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, कोई भी काम होंगे सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, कि इंग्लिश हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, कि इंग्लिश हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। कि इंग्लिश हम किस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में बनाते हैं। और एक स्पेशल नोट डाल ले आप, यदि किसी हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यदि किसी हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इंग्लिश कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं बनाई जा सकती है। तो इंग्लिश कभी भी
पैसिव वॉइस में नहीं बनाई जा सकती है। मैंने कहा कि यदि किसी हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो अंग्रेजी कभी भी किस में नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के लिए तो किसका होना जरूरी है, और पैसिव वॉइस के लिए। अब आप एक बार देख ले, फिर हम वर्ब में आएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे तो पढ़ेंगे अभी हम टेंस के अंदर ये सारी चीजें। यहाँ ध्यान दे और थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दे आप। देखो कल मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये वॉइस होता है, क्या होता है, वॉइस। दो तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस होगा तो अंग्रेजी किस में बनेगी, टेंस में, लेकिन इसके लिए सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। और यदि आपके पास ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के आप अंग्रेजी बना रहे हैं तो आप किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस। विकल्प दोनों है आपके पास, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो आप एक्टिव में बना सकते हैं इंग्लिश, पैसिव में बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे चल के, देखो हिंदी से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में तो डायरेक्ट ही सीखी जाती है लैंग्वेज, तो मैं हिंदी में जनरली आपको पहचान लिखवा दूंगा अपने कि क्रिया के अंत में ता था ती थी, क्या, क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे, ठीक है, अथवा क्रिया के अंत में आ ई ए की ध्वनि, अथवा क्रिया के अंत में क्या, आ ई ए की ध्वनि, जो भी है। पास्ट सिंपल टेंस हो गया, कौन सा, लिखना बंद करें आप थोड़ी देर के लिए, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में हम जनरली सिंपल वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस इज आर एम में बनता है, उसी तरह से पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस भी कैसे बनता है, वाज वर्ब में। पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, तभी सेंटेंस क्या माना जाएगा, पैसिव वॉइस। अब अगर हमारे पास काम करने वाला सब्जेक्ट दिया हुआ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंग्लिश किस में बना लूंगा, टेंस में। टेंस को ही एक तरह से हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव वॉइस। और यदि मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट का क्या बना रहा हूं, ये सब्जेक्ट ही बन जाएगा बनने को, तो क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हमेशा नाउन फ्रेज होते हैं, मैं आगे चल के क्लियर करूंगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, हमेशा नाउन फ्रेज। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है काम नहीं करेगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, पर आप यू डोंट नो द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ पैसिव वॉइस इन अ लैंग्वेज, ठीक है। आपने पढ़ा तो है, लेकिन आपने ये पता नहीं है कि लैंग्वेज में पैसिव वॉइस की क्या वैल्यू होती है। भाई क्यों पढ़ते हैं हम इसको, रिपोर्टेड स्पीच को क्यों पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्यों पढ़ते हैं, तो हमने कभी ये लैंग्वेज में सीखने की कोशिश नहीं की। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस है, ये देखो, ठीक है, मैं इधर रख देता हूँ इसको एक बार। मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, राकेश ने 2 दिन पहले, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, नॉर्मल सा सेंटेंस दे रहा हूं, मेरा पर्स चोरी कर लिया। ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए, आप लिखना बंद कर देंगे। मैंने कहा कि भाई राकेश ने 2 दिन पहले मेरा पर्स चोरी कर लिया। सबसे पहले मेन वर्ब देखते हैं। देखो 2 तरह की क्रियाएं होती है, मैं ऐसे बताऊंगा आपको, उनमें तो आप लगा ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि वह कुख्यात अपराधी है, तो यहाँ ये एक्शन वर्ब नहीं है, इन एक्शन वर्ब है, उसमें बताऊंगा मैं आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना। तो चोरी कर लिया, ये मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई, चोरी करने वाला कौन है, राकेश, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जब मैं इंग्लिश बनाऊंगा तो राकेश ने, चूंकि ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब की क्या आती है, सेकंड, पढ़ाया जाएगा आपको। तो राकेश स्टोल, राकेश ने क्या कर लिया, चोरी कर लिया। माई
मेरा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया पर्स, मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब इंग्लिश में एक अगो शब्द होता है, 3 दिन पहले 3 डेज अगो, 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो, 4 घंटे पहले 4 आवर्स अगो, और अगो आएगा तो आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ेगा, ये नहीं आप कोई भी टेंस यूज कर दे उसके साथ। तो मैंने कहा कितने दिन पहले 2, और 2 के बाद नाउन कैसी आएगी, प्लूरल, 2 डेज अगो, और अगो आएगा तो मेन वर्ब की क्या मिलेगी, सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये इंग्लिश किस में हो गई, एक्टिव वॉइस में। मैंने आपको बताया कि जिन सेंटेंसेज की इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनी हुई होती है वहां आपको कोई हिंदी से अंग्रेजी नहीं बनानी है, वहां बन के आएगी, लेकिन मैं हिंदी अनुवाद कैसे करूंगा कि राकेश ने चोरी कर लिया, मेरा पर्स चोरी कर लिया कितने दिन पहले, और अगो आएगा तो मुझे मेन वर्ब की वहां क्या लिखनी है, सेकंड फॉर्म लिखनी है, हमें तो अंग्रेजी वहां फॉलो करनी है। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिया कि मेरा पर्स, मेरा पर्स 2 दिन पहले राकेश के द्वारा चोरी कर लिया गया। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कर लिया गया कि पैसिव वॉइस में कभी मीनिंग चेंज नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जो मीनिंग आप एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे वही किस में पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस में। और इफ वी हैव बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास अगर हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो हमारे पास वी हैव 2 चॉइसेस, ठीक है, वन फॉर एक्टिव वॉइस एंड अनदर फॉर पैसिव वॉइस। तो हम इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं और इंग्लिश पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि माई, मेरा पर्स वॉज स्टोलन, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया। ठीक है, वो कैसे भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय किसके द्वारा, राकेश के द्वारा, कितने दिन पहले, 2 डेज अगो। अब एक आप जैसे ने क्वेश्चन किया, बल साहब आपने हमें गलत इंग्लिश पढ़ा दी। मैंने कहा क्यों, आपने कहा साहब अगो आता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो भैया सेकंड फॉर्म कह लो और चाहे वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म कह लो, एक ही बात है। आंसर एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, आंसर पैसिव में भी हो सकता है, क्योंकि पैसिव में मीनिंग थोड़ी बदला है, इंग्लिश में अर्थ कहाँ बदला है, बताओ इसका। बस अंतर इतना है कि भैया मेरा जो पर्स है वो काम नहीं करेगा, ये डूअर मैंने यहाँ लिख दिया, इसको डूअर बोला जाता है। बाय राकेश जो मैंने लिखा है ना, बाय प्लस सब्जेक्ट की जगह डूअर बोलते हैं जो काम करता है। तो मेरा पर्स राकेश के द्वारा 2 दिन पहले चुरा लिया गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने अंग्रेजी एक्टिव में बना ली और हमने अंग्रेजी पैसिव में बना ली। लेकिन किसी ने तीसरा थर्ड सेंटेंस दे दिया, राकेश ने 2 दिन पहले, वैसे तो अधूरा सा वाक्य लग रहा है, 2 दिन पहले चोरी कर लिया, या चोरी कर लिया या कर लिया, कर ली, जो भी है। ठीक है, चोरी करने वाला कौन है, तो मैंने कहा राकेश स्टॉल, राकेश ने चोरी कर लिया कितने दिन पहले, 2 डेज अगो। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, कौन सा, अब भी अंग्रेजी किस में बना दी मैंने, एक्टिव वॉइस में। क्यों बनाई भाई, सब्जेक्ट दे रखा है भाई, चोरी करने वाला कौन है, राकेश। लेकिन क्या आप अंग्रेजी पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, नहीं, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना, ये सब चीजें सिखाऊंगा। ये 2 डेज अगो तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, कहीं आप इसको ऑब्जेक्ट मान लेते। कब लगाने से उत्तर आ रहा है, कब चोरी की, 2 दिन पहले। ठीक है, मैं पिछले साल दिल्ली गया, कब गया, पिछले साल, लास्ट ईयर, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया, हमने इसमें इंग्लिश बना दी, इसमें बना दी। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूं, ठीक है, फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ में यहां लिख देता हूं, यहां पे, ठीक है, मेरा पर्स 2 दिन पहले
चुरा लिया गया, चोरी कर लिया गया, चोरी कर लिया गया। आपकी बहुत गंदी आदत रही है, शुरू में जो आता है उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं। इस वाक्य को पढ़ो, मैंने कहा मेरा पर्स 2 दिन पहले चोरी कर लिया गया। पास्ट सिंपल टेंस है, आ की ध्वनि आ रही है, आपके हिसाब से सोचूं, और वैसे भी 2 दिन पहले आ रहा है तो अगो शब्द का मतलब है पास्ट सिंपल टेंस। अब चोरी करने वाला कौन? अब अगर कल को आपने अंग्रेजी बना दी माई पर्स स्टॉल, तो आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि मैं बना क्या रहा हूं। आपने तो कहा मेरे पर्स ने चोरी कर लिया, ठीक है, कैसे मीनिंगलेस हो गया। एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी बनाओगे तो सब्जेक्ट काम करेगा। तो आपने कहा माई पर्स स्टॉल, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे पर्स ने चोरी। अब अपन को अंग्रेजी किस में बनानी है? पैसिव वॉइस में। तो आप क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे माई पर्स वॉज स्टॉलन। पड़ोसी को समझाना कि भैया मैंने अंग्रेजी किस में बनाई है? पैसिव वॉइस में। और मैंने पैसिव वॉइस में इंग्लिश क्यों बनाई है? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, और यही तो मैंने लिखवाया है एक्टिव वॉइस की विशेषता, पैसिव वॉइस की विशेषता। हिंदी के वे सभी सेंटेंसेस जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो अंग्रेजी किस में बनाएंगे? और पैसिव वॉइस कब नहीं बना सकते? बिना ऑब्जेक्ट के। तो माई पर्स वॉज स्टोलन, मेरा पर्स चोरी कर लिया गया, 2 days अगो, 2 दिन पहले, ठीक है। तो ये इंग्लिश सीधी सीधी किस में गई? पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले तो आप देखो वॉइस में ये लिखोगे, ये लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। फिर आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखना है, सेकंड नंबर पे लिखना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं यहां से, ये तो एक साथ उतार लो आप, और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नोट कर लेंगे आप।
लिख लिया सभी ने? बताइए जल्दी से। तो हमने इंग्लिश किस में बनाएंगे? एक्टिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में। काफी बार हमारे पास क्या स्थिति बन जाती है, बताओ? अब लिखेंगे आप मैंने एक सेंटेंस दिया, महात्मा गांधी की 1948 में हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। वैसे भी इंडिकेट हो रहा है 1948 का मतलब पास्ट, कर दी गई, ई की ध्वनि, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है। आप बड़ी जबरदस्त वाली अंग्रेजी बनाते हो, आप बनाते हो महात्मा गांधी मर्डर्ड, महात्मा गांधी ने हत्या कर दी। बड़ा मतलब लोग जानते ही नहीं आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की वैल्यू। वो ये नहीं देखते कि मैं क्या अंग्रेजी बना रहा हूं। महात्मा गांधी की हत्या हो रही है और आपने उसकी अंग्रेजी बना दी किसमें? एक्टिव वॉइस में। इस वाक्य में हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू डिटेक्ट अ सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो ट्रेस आउट करना है हमें सबसे पहले सब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि भाई हत्या करने वाला कौन? कोई नहीं, तो लैंग्वेज सीधी सीधी किस में जाएगी और बन के आएगी। अगर जिस व्यक्ति को लैंग्वेज के अंदर एक्टिव और पैसिव का नॉलेज नहीं होता, लैंग्वेज कभी समझ ही नहीं सकता। अब क्या होता है देखो, इंग्लिश की अपनी वोकेबलरी होती है, इंग्लिश के अपने शब्द होते हैं, तुक्के में कुछ चीजें चलती है। आपने कहा कि उसने मुझे दवा बताई और आपने टोल्ड लिख दिया, तो आपको कंपटीशन में तो नंबर मिलेगा नहीं। ही प्रिस्क्राइब्ड मी सम मेडिसिन, प्रिस्क्राइब शब्द का यूज लेना पड़ेगा आपको। अब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति राजनेता हो, पॉलिटिशियन हो, ठीक है, या कोई राजनेता का रिश्तेदार हो, सत्ता से जुड़े हुए कोई भी लोग क्यों न हो, ठीक है, आपको मैं गारंटी देता हूं, अखबार कभी भी पढ़िए, आपको असैसिनेटेड मिलेगा। मैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को सुन रहा था, तो अंग्रेजी में बोल रही थी। शी burst into tears while recalling her past, saying that how my father was assassinated, how my brothers were assassinated, कि कैसे मेरे भाइयों की हत्या कर दी गई, कैसे मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। और वो थोड़ा सा burst into tears, मतलब थोड़ा रो पड़ी, भावुक हो गई या इमोशनल हो गई, जो भी। ठीक है, तो क्या होता है कि महात्मा गांधी एक राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, सत्ता से जुड़े हुए थे, तो वहां कभी भी किल्ड नहीं आएगा, मर्डर्ड नहीं आएगा, असैसिनेटेड आएगा। क्या आएगा? आपके एक सीजीएल में भी फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार नहीं 2 बार आ गया है कि 2 अंगरक्षकों ने राजा की हत्या कर दी जब वह अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था, सीजीएल मेंस के अंदर। अब कोई भाई तो मर्डर्ड लिख रहा है, कोई स्लेन शब्द लिख रहा है, वध कर दिया। और जो समझदार थे, जिनको नंबर लेना था, उनको क्या लिखना था? असैसिनेटेड। ठीक है। अब मैं एक वन वर्ड भी लिखवाऊंगा इस पे, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब तक आपके पास वोकेब नहीं है, आप अंग्रेजी सीखने की कल्पना नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन लर्निंग लैंग्वेज इफ यू डोंट हैव द सफिशिएंट इनहांसमेंट ऑफ वोकेबलरी। तो इनलार्ज, इनहांस, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई योर वोकेबलरी टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक स्पेलिंग मिस्टेक में और आता है, दोनों जगह फायदा उठाइए आप। तो ASS, गधे की, एक गधे की स्पेलिंग क्या होती है? ASS। फिर हमने क्या लिया? दूसरा गधा लिया और दोनों को क्या कर दिया? अंदर कर दिया। ASS IN, CGL वगैरह में बहुत बार आई है। ASS और कोई आके इन गधों को खा गया, 2 गधों को, असैसिनेट। ठीक है। हमने इसमें क्या लगा दिया? D, और हमने क्या लगा दिया? D।
असेसिनेटेड, असेसिनेटेड हत्या करना, ठीक है, ये वर्ड आएगा। एक वन वर्ड भी आया हुआ है अपने राजस्थान के अंदर एलडीसी के अंदर, एसएससी में 2-3 बार वन वर्ड के रूप में, कि टू किल समवन, टू किल समवन, किसी की हत्या करना, किसी को मारना। स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, किसी की हत्या करना विशेष रूप से राजनीतिक कारणों की वजह से, ठीक है। टू किल समवन तो इसको असेसिनेशन बोलते हैं, राजनीतिक हत्या जो होती है असेसिनेशन जो भी। अब यहां न तो किल्ड लिखना है, नया मर्डर्ड लिखना है, ठीक है। आई शैल मेक यू लर्न हाउ टू रेलिश अ लैंग्वेज, तो मैं आपको अंग्रेजी में भाषा को चखना सिखाऊंगा, ठीक है, कि इंग्लिश को कैसे रेलिश किया जाता है, इंजॉय किया जाता है। तो महात्मा गांधी की 1948 में हत्या कर दी गई। अब ध्यान देंगे आप थोड़ी देर के लिए, वर्ड जरूर नोट करेंगे आप, असेसिनेटेड। कल जैसे मैंने बताया था एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है, रीच, अप्रोच, कम नियर, नजदीक आना, और एक्सेस के बाद टू प्रपोजिशन, जिस तक पहुंचा जा सके, जिसको हम अप्रोच कर सके एक्सेसिबल, जिस तक नहीं पहुंचा जा सके इनएक्सेसिबल, जिसको हम अप्रोच नहीं कर सके। तो इंग्लिश में किस में बनाऊंगा, पैसिव वॉइस में, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वॉज assassinated, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी वॉज assassinated in 1948। लैंग्वेज किस में बन गई, अगर मुझे वाजबर, अब मैं यहाँ इसका हिंदी अनुवाद ऐसे नहीं करूंगा, मैं लैंग्वेज पढ़ने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, ये सीखने के लिए। अब मैं हिंदी अनुवाद ये नहीं करूंगा, महात्मा गांधी ने हत्या कर दी, मैं क्या हिंदी अनुवाद करूंगा, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, कब, 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर, दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस है, इंडिकेट मिला हुआ है 1945। स्थापित करने वाला कौन, भाई किसने स्थापित किया, अगर मैं ये लिख देता संसार के नेताओं ने, जब तो हो जाता कि स्थापना की किसने की, संसार के नेताओं ने। आपको वहां बनी बनाई इंग्लिश आएगी, जिस दिन आप समझने लग गए लैंग्वेज को, उस दिन आपको अंग्रेजी आ गई। एसएससी सीजीएल दो, स्टेनो दो, मैं कहता हूं पूरे वर्ल्ड की इंग्लिश दो, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश सही है तो चाहे टीसीएस कंपनी ले या कोई भी ले, ठीक है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, शब्द आने चाहिए आपको। अब जैसे कल को वन वर्ड ही पूछ लिया कि टू किल समवन और समबॉडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, असैसिनेशन। अब कल को आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले कि राजा की हत्या कर दी गई, तो द किंग वॉज मर्डर्ड नहीं लिखना है, द किंग वॉज असैसिनेटेड। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की, द पाक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो वॉज असैसिनेटेड, हत्या कर दी गई।
समझ गए आप? तो मैंने कहा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो स्थापना करने के लिए जो बेस्ट वर्ड है उनकी हम बात कर लेते हैं। वोकेबलरी डेली आपको याद करनी है, सीखनी है। भैया देखिए मैं रिपीट करवा सकता हूं बार बार आपको, ठीक है? तो स्थापित करने के लिए एक तो स्टैब्लिश, स्टैब्लिश्ड और स्टैब्लिश्ड, स्थापित करना, ठीक है? दूसरा फाउंड। एक तो फाइंड की वर्ब होती है, फाउंड पता लगाना। एक फाउंड स्थापित करना होता है, फाउंडेड, FOUNDED, FOUNDED। और तीसरा हम सेटअप भी ले लेते हैं, सेटअप और ये सेटअप। सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से पहले दा का यूज होता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश बनाने में, एक्टिव वॉइस में तो बनेगी नहीं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश किस में लेंगे? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? द UNO was established, UNO की स्थापना की गई। द UNO was founded, द UNO was founded, या द UNO was established, UNO की स्थापना की गई। कब स्थापित किया गया? ऑन 24 अक्टूबर 1945। ये लो बन गई इंग्लिश। लैंग्वेज किस में है? आप भले शुरू में भी लिख सकते थे, ऑन 24 अक्टूबर 1945 द UNO वाज फाउंडेड और एस्टैब्लिश्ड। उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब साथ साथ चलने चाहिए इंग्लिश में। अब UNO यहाँ सब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? पैसिव, ये काम नहीं कर रहा। लिखिए 2 दिन पहले सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन पहले सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक दिल्ली का बड़ा एमिनेंट हॉस्पिटल है, रिनाउंड हॉस्पिटल, दैट इज नोन एज श्री गंगाराम हॉस्पिटल। तो जनरली सोनिया गांधी को इसी अस्पताल में, एक काल्पनिक सेंटेंस है, ठीक है, इमेजिनरी। तो मैंने क्या कहा कि 2 दिन पहले सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है, अब ये बताएंगे आप भर्ती करने वाला कौन? क्या यहां पर सोनिया गांधी सब्जेक्ट है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे? अभी मैं आपको देखिए, अभी टेंस में तभी शुरू करूंगा जब तक आप 5 एलिमेंट्स नहीं जानेंगे, SBOCA। और भैया मैंने आपको पहले बोल दिया है, ये लैंग्वेज है। आप यू कांट असेस माई परफॉर्मेंस बाय ज्वाइनिंग 2, 3, 4, 5 और मोर क्लासेज। तो आप मेरा आकलन नहीं कर सकते 4 या 5 क्लास। लैंग्वेज में टाइम देना होगा आपको। अभी तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं पूरी तरह से, ठीक है? और बेसिक की भी अपने यहाँ लंबी ड्यूरेशन होती है। जितना मैं बेसिक में पढ़ाता हूँ, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिलेबस खत्म हो जाता है। मेरा एक टॉपिक प्रीपोजिशन पढ़ लो और कोचिंग के सारे टॉपिक बराबर कर लो। और मैं खैर अदर से कंपेयर भी नहीं कर रहा। बात यह है कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि पेपर आपके अनुसार नहीं बन के आएगा, तो आपको क्या है, मैंने जो कहा है कि लैंग्वेज में वोकेबलरी को इंप्रूव करिए और लैंग्वेज को समझना सीखिए। मैं कोई घर से रट के थोड़े आ रहा हूं, आप दे दीजिए मुझे कोई सेंटेंस और अंग्रेजी के अनुसार आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो भर्ती कराने वाला कौन? कोई नहीं है। तो इंग्लिश किस में जाएगी? तो सोनिया गांधी
सोनिया गांधी वॉज एडमिटेड, सोनिया गांधी को भर्ती कराया गया। अब जो लोग, आपको पता है जब डेस्टिनेशन दिया हुआ होता है, गंतव्य दिया हुआ होता है, कुछ लोगों की गंदी आदत होती है, कल हम जंगल में गए तो कहते वी वेंट इनटू द फॉरेस्ट। मैंने कहा भैया तुमने इनटू क्यों लिखा, बल साहब मैं आ रहा है। नहीं भैया, गंतव्य दिया हुआ होता है तो टू प्रपोजिशन का यूज होता है। ये हॉस्पिटल भी यहाँ गंतव्य है, क्योंकि कहां पर है, भर्ती कराया गया, अस्पताल, तो ये डेस्टिनेशन हो गया तो टू प्रपोजिशन आएगा। अगर आप हिंदी में चलोगे तो यू विल बी मिस्टेकन। ठीक है, तो सोनिया गांधी वॉज एडमिटेड टू गंगा राम हॉस्पिटल कितने दिन पहले। लैंग्वेज किस में हो गई, पैसिव वॉइस। क्यों बनानी पड़ी हमें पैसिव वॉइस में, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था। और जब भी वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म मिले, समझ जाओ लैंग्वेज किस में है। और जब भी इजारेम के बाद थर्ड फॉर्म मिले, तुरंत समझ जाओ लैंग्वेज किस में है, पैसिव वॉइस में। अब एक सेंटेंस लिख लीजिए आप। कल मेरी 2 पुस्तकें चोरी हो गई। अंग्रेजी आप बना के बताओगे। कल मेरी 2 पुस्तकें चोरी हो गई है। और कल की इंग्लिश यस्टरडे से बनानी है। यस्टरडे का मतलब वैसे भी क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस। कल मेरी 2 पुस्तकें चोरी हो गई। कल मेरी 2 पुस्तकें चोरी हो गई। अब मैं आपके सामने 2 सेंटेंस रख रहा हूं, आप बताना कि ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। पहला लिखा मैंने माई 2 बुक्स, मेरी 2 पुस्तकें, माई 2 बुक्स स्टॉल, चोरी कर लिया यस्टरडे। कल मेरी 2 पुस्तकों ने चोरी कर लिया। एक तो ये इंग्लिश है। और एक मैं कह रहा हूं कि माई 2 बुक्स, माई 2 बुक्स वर स्टोलन यस्टरडे। बताओ भाई कौन सा सेंटेंस है। लैंग्वेज किस में जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी का कर लेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे भी लिख दो आप। यस्टरडे माई 2 बुक्स वर स्टोलन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ बताऊंगा मैं धीरे धीरे। अपन लिखना, पढ़ना, समझना। अभी मैं हिंदी से इंग्लिश चल रहा हूं, फिर अपन इंग्लिश से हिंदी में चलेंगे जब मैं आपको कंपाउंड और ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर्स पढ़ना, ओवरऑल इंग्लिश सिखाऊंगा ऐसे। ठीक है।